नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ डायल 100 नॉवल का चौथा पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे और आपने उन्हें एंजॉय भी किया होगा, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का चौथा पार्ट। वो एक HMT की मर्दानी घड़ी थी जो कि कम से कम अमित की अपनी नहीं थी, क्योंकि उसकी सिटीजन की घड़ी तो उसकी कलाई पर बंधी थी। यह घड़ी जरूर हत्यारे की है, राजीव तनिक उत्तेजित स्वर में बोला, जो इस युवक की हत्यारे से हाथापाई के दौरान हत्यारे की कलाई से उतरकर उसकी मुट्ठी में आ गई और हत्यारे को इस बात की खबर नहीं लगी थी। ऐसा ही हुआ मालूम होता है, विक्रम सिंह गंभीरता से बोला। घड़ी के पृष्ठभाग पर बहुत बारीक अक्षरों में 2 बातें गुदी हुई थी। घड़ी के दायरे के साथ साथ तलवार वॉच कंपनी लिखा था और उसके ऐन बीचों बीच लिखा था, काले को सप्रेम भेंट, सुधा, 19/2/1975। तलवार वॉच कंपनी तलाश की जा सकती है, राजीव बोला, बशर्ते कि यह कंपनी राजनगर में ही हो। विक्रम सिंह बोला, हकीकतन तो ये घड़ी अंडमान निकोबार से भी खरीदी गई हो सकती है। ओह, ये वॉच डीलर राजनगर में भी निकल आया तो भी जरूरी नहीं कि उसे याद हो कि 10 साल पहले ये घड़ी उसने किसे बेची थी। ये भी ठीक है। राजीव का उत्साह ठंडा पड़ गया। फिर कार की ड्राइविंग सीट की ओर वाली साइड पर से इस धारणा के अंतर्गत उंगलियों के निशान उठाए गए कि अपने शिकारों की तरफ तलवार तानते वक्त शायद हत्यारे ने अपना बायां हाथ कार पर कहीं टिकाया हो और उसने शिकारों को बाहर निकालने के लिए कार का दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोला हो। हैंडल पर अंगूठे का एक साफ सुथरा निशान बना मिला। तुरंत फिंगरप्रिंट कैमरे से उसकी तस्वीर भी खींच ली गई और इसी काम के लिए प्रयुक्त होने वाले स्पेशल टेप की सहायता से उसे वहां से उठा भी लिया गया। कार की बॉडी पर से एक पूरी हथेली का प्रिंट उठाया गया। वे दोनों प्रिंट पुलिसियों की आशाएं तो बहुत जगा रहे थे, लेकिन हकीकतन वे घायल युवती या उस हत्यारान के भी हो सकते थे। उसके बाद उस गोली की तलाश शुरू हुई जो घायल युवती के कंधे के आर पार गुजर गई थी। कई फ्लैश लाइटों की सहायता से बहुत बारीकी से तलाश करने के बाद गोली पार्क की 4 दीवारी में एक जगह धंसी मिली। गोली वहां से बरामद कर ली गई। वो 38 कैलिबर की पिस्तौल से निकली गोली थी और कोई शस्त्र वहां से बरामद ना हो सका, और ना ही, जैसा कि अपेक्षित भी था, किसी रोड ब्लॉक में वो हत्यारा फंसा। उस वारदात के बाद से उस अपराधी का नाम जेंटलमैन किलर पड़ गया। रूटीन के तौर पर अगले रोज फिर रिकॉर्ड चेक किए गए तो पाया गया कि पुलिस के रिकॉर्ड में काले के नाम से जाने जाने वाले 5 अपराधी थे, लेकिन उनमें से एक मर चुका था, 2 जेल में थे और एक पुलिस को निश्चित रूप से मालूम था कि उन दोनों वहां से सैकड़ों मील दूर बंबई में था। जो एक बाकी बचा और जिसकी पुलिस को कोई खोज खबर नहीं थी, उसका हुलिया जेंटलमैन किलर से नहीं मिलता था। जिस एक्सपर्ट ने घटनास्थल से हत्यारे के जूते के निशान उठाए थे, उसने बताया कि हत्यारा 9 नंबर का जूता पहनता था और जो जूता वो कल पहने था उसकी एड़ी रबड़ की थी। वो अभी कतई घिसी नहीं थी, यानी कि जूते के नए होने की बाबत कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन एड़ी शर्तिया नहीं थी और उसकी बाईं टांग में शायद कोई चोट लगी हुई थी। ये कैसे जाना? विक्रम सिंह उत्सुक भाव से बोला। उसके पैरों के निशान बताते हैं कि चलते वक्त वो अपने दाएं पैर पर ज्यादा जोर डालता है। वो चोट उसे अपने शिकारों के साथ हुई हाथापाई में लगी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पैरों के निशान जैसे कार के पास पहुंचते वक्त बने थे, वैसे ही कत्ल के बाद कार से परे जाते वक्त बने थे। अगर उसको चोट झड़प में लगी होती तो उन दोनों प्रकार के निशानों में फर्क होता। फिर वो आया ठीक होता, लेकिन लौटा दाएं पांव पर जोर देकर चलता हुआ होता। ओह! फिर विक्रम सिंह बैलिस्टिक डिपार्टमेंट में पहुंचा। वहां से फिलहाल उतना ही मालूम हो सका जितना अपने जाति तजुर्बे की वजह से विक्रम सिंह पहले से ही जानता था। गोली 38 कैलिबर की पिस्तौल से चलाई गई थी। वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास पहुंचा। उसकी रिपोर्ट ने विक्रम सिंह की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कार पर से उठाया गया हथेली का निशान घायल लड़की का था और अंगूठे का निशान हतप्राण युवक का था। फिर सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना को तलवार वॉच कंपनी को तलाश करने के काम पर लगाकर विक्रम सिंह खुद विक्टोरिया अस्पताल पहुंचा, जहां की घायल युवती निशा कोहली भर्ती थी। युवती खतरे से एकदम परे थी, लेकिन कम से कम 15 दिन अस्पताल से उसकी छुट्टी नहीं होने वाली थी। काफी सिर खपाई के बावजूद युवती से कोई नई बात ना मालूम हो सकी। वो उससे ज्यादा कुछ न बता सकी जितना कि वो पिछली रात को अपनी खस्ता हालत में बता चुकी थी। शाम को विक्रम सिंह को फिर एसपी का बुलावा आ गया। एसपी ने इस बात पर भारी असंतोष प्रकट किया कि गश्त का कोई नतीजा तो निकला नहीं था
उल्टे आईजी साहब की वो भविष्यवाणी सच साबित हो गई थी कि देर सवेर वो जेंटलमैन किलर कत्ल भी कर सकता था। अब उसने एक नहीं 2 कत्ल कर डाले थे। अपने सीमित साधनों में विक्रम सिंह तनिक रोषपूर्ण स्वर में बोला, उसके गिरफ्तार करने की जो कोशिश मुमकिन है वो मैं कर रहा हूँ। ऐसी कोशिश का क्या फायदा जिसका कोई नतीजा ना निकले? तो क्या कोशिश बंद कर देनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए हत्यारे के खुद ही थाने में आकर अपने आप को हमारे सुपुर्द कर देने का? एसपी हड़बड़ाया। मैंने ऐसा कब कहा? वो बोला। अच्छा, नहीं कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा। जरूर नहीं कहा होगा, जरूर मेरे कान बज रहे होंगे। एसपी ने विक्रम सिंह को घूरा, लेकिन विक्रम सिंह ने जानबूझकर सिर नहीं उठाया। हमें, एसपी बोला, उस हत्यारे को पकड़ना है। उसे ही क्यों? विक्रम सिंह बोला, हमें हर हत्यारे को पकड़ना है। उस हत्यारे को, एसपी सख्ती से बोला, हमने खास तौर से पकड़ना है। और मैं तुम्हारा ये व्यंग्य भरा जवाब नहीं सुनना चाहता कि कैसे, जादू के जोर से? विक्रम सिंह ने होठ भींच लिए। हकीकतन उसके मुंह से यही निकलने लगा था। और एसपी बोला, इस काम के लिए तुम्हारे पास आज का दिन आखिरी दिन है। क्या मतलब? विक्रम सिंह ने चौंक कर सिर उठाया। आप ये केस मुझसे छीन रहे हैं? नहीं तो? आईजी साहब के आदेश पर जेंटलमैन किलर के सारे शिकारों के अपराधी के हुलिये की बाबत बयानों को जमा करके एक आर्टिस्ट द्वारा अपराधी की एक कंपोजिट तस्वीर बनवाई गई है। उस तस्वीर को देखकर हर शिकार ने माना है कि अपराधी काफी हद तक वैसा ही था जैसा कि तस्वीर में आर्टिस्ट ने उसे चित्रित किया है। हत्यारे के कद काट और उसकी कार्यप्रणाली के बयान के साथ कल हम वो तस्वीर अखबारों में छपने के लिए दे रहे हैं। साथ ही हम अखबारों में ये वार्निंग छपवा रहे हैं कि लोग बाग रात के अंधेरे में तना सड़कों पर अपने वाहन पार्क ना करें। ऐसा छप जाने से तो कहानी खत्म हो जाएगी। विक्रम सिंह तनिक उत्तेजित स्वर में बोला, यह बात हत्यारा भी तो पड़ेगा। फिर क्या वो अपने कारनामे जारी रखेगा? जारी रखना तो दूर, वो तो शहर से ऐसा गायब होगा कि ढूंढे नहीं मिलेगा। अखबार में ये सब छपने के बाद तो उसकी गिरफ्तारी एकदम नामुमकिन हो जाएगी। करेक्ट, लेकिन बेगुनाह लोगों की जान को खतरे में डालने से अच्छा है कि वो कभी गिरफ्तार ना हो। ये आदमी खतरनाक है। अब जबकि वो एक बार खून से अपने हाथ रंग चुका है तो दोबारा खून करने से वो कतई नहीं हिचकिचाने वाला। मुझे एक गुनहगार का सजा से बचा रहना मंजूर है, लेकिन एक बेगुनाह की मौत मंजूर नहीं। विक्रम सिंह को मानना पड़ा कि एसपी ठीक कह रहा था। शाम को सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना खबर लाया कि तलवार वॉच कंपनी मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित थी। दोनों मैजेस्टिक सर्कल पहुंचे। दुकान के मालिक को वो घड़ी दिखाई गई और उससे पूछा गया कि वो घड़ी उसने किसे बेची थी। ये HMT की मामूली घड़ी है, दुकानदार उसे उलटता पलटता हुआ बोला, और इस पर खुदी तारीख इसे कम से कम 10 साल पुरानी खरीद बताती है। पिछले 10 सालों में तो सैकड़ों बल्कि हजारों घड़ियां बेच चुका हूँ। 10 साल पुराने अपने ग्राहक को आज मैं भला कैसे याद रख सकता हूँ? शायद कोई तरीका हो। विक्रम सिंह जिद भरे स्वर में बोला, नहीं है। ऊपर से ये घड़ी आज भी मेरे ओरिजिनल ग्राहक के पास थी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब तक ये घड़ी 10 हाथों से गुजर चुकी हो सकती है। मुमकिन है ओरिजिनल ग्राहक के पास से ये चोरी चली गई हो, उसने बेच दी हो या यूं ही किसी को दे दी हो। यानी कि आपके पास इसकी सेल का कोई रिकॉर्ड नहीं। कैश सेल का क्या रिकॉर्ड होता है इंस्पेक्टर साहब? कैश मेमो तो काटी होगी आपने? जरूर काटी होगी, लेकिन कैश मेमो पर ग्राहक का नाम पता थोड़ी ही लिखा जाता है। विक्रम सिंह खामोश हो गया। फिर एकाएक उसे एक बात सूझी। घड़ी की गारंटी भी तो होती है, वो बोला। जी हाँ, दुकानदार बोला, 1 साल की गारंटी होती है। इसका गारंटी कार्ड भरा होगा आपने? जरूर भरा होगा। उसकी कोई कॉपी रखते हैं आप? और दुकानदार नहीं रखते, हम रखते हैं। हमने गारंटी कार्ड वाली बुक छपवाई ही डुप्लीकेट में हुई है। उस पर ग्राहक का कोई पता लिखते हैं आप? उस पर तो नाम के साथ पते का कॉलम होता है। फिर बन गया काम। आप अपने गारंटी कार्ड्स की 10 साल पुरानी डुप्लीकेट बुक निकालिए। 10 साल पुरानी? दुकानदार संदिग्ध स्वर में बोला। हाँ, और अब ये मत कह दीजिएगा कि ऐसा पुराना रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। रिकॉर्ड होगा तो सही, तो निकालिए। आज ही नहीं, अभी। रिकॉर्ड के मुताबिक उस घड़ी के ग्राहक का नाम सुधा अरोड़ा था और वो वहां से करीब ही स्थित हडसन लेन की 14 नंबर इमारत में रहती थी। वे हडसन लेन पहुंचे। 14 नंबर एक 4 मंजिली इमारत निकली, जिसके 20-22 कमरों में एक वर्किंग गर्ल्स का हॉस्टल चलता था और उसे चलाने वाली मिसेस मारिया नाम की एक कोई 55 साल की औरत थी। मालूम हुआ कि वहां कोई सुधा अरोड़ा नहीं रहती थी। पहले रहती थी? विक्रम सिंह ने पूछा। शायद रहती हो, मालूम करने के लिए रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। तो देखिए, रिकॉर्ड रखा तो जाता है ना यहाँ। आप जानती है ना कि होटल या लॉज चलाने के लिए ऐसा रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। लेकिन ये ना होटल है ना लॉज है। एक होटल नुमा एस्टेब्लिशमेंट तो है, लेकिन बहस मत कीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। रिकॉर्ड है या नहीं? है। मुकम्मल? हाँ। निकालिए सारा। शुरुआत 1975 के आसपास से कीजिए, शायद उतने से ही काम बन जाए। उसने भुनभुनाते हुए आदेश का पालन किया। रिकॉर्ड में सुधा अरोड़ा का नाम था। मालूम हुआ कि वहां कोई 8-10 महीने ही रही थी
और फिर उसके बाद वापस विशालगढ़ चली गई थी जहाँ से कि वो आई थी। विक्रम सिंह को यह देखकर बड़ा ताव आया कि उसका विशालगढ़ का पता रिकॉर्ड में नहीं था। ये नियम के खिलाफ है, विक्रम सिंह सख्ती से बोला। वृद्धा खामोश रही। अब आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और इस सुधा अरोड़ा को याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे याद है वो। शुक्र है खुदा का। क्या याद है आपको उसके बारे में? वो मामूली शक्ल सूरत वाली नौजवान लड़की थी जो यहाँ की स्कूल टीचर थी। कहाँ? स्कूल का नाम मुझे नहीं मालूम। स्कूल प्राइवेट था या सरकारी? ये भी मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं या याद नहीं? मालूम नहीं। मुझे खूब याद है कि मैंने उसके स्कूल के बारे में उससे कभी कोई सवाल नहीं किया था। वो शादीशुदा थी? नहीं, शादीशुदा नहीं थी वो। शहर छोड़ क्यों गई वो? मुझे नहीं मालूम कि वो शहर छोड़ गई है। हो सकता है वो आज भी इसी शहर में हो लेकिन कहीं और रहती हो सकता है उसने शादी कर ली हो और अब अपने पति के साथ रहती हो। साथ में ये भी हो सकता है कि वो नौकरी छोड़कर वापस विशालगढ़ चली गई हो। हाँ, ये भी हो सकता है। यहाँ उसका कोई बॉयफ्रेंड था तो मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। कम से कम यहाँ तो कोई लड़का नहीं आया उससे मिलने। उसके संदर्भ में आपको कभी काले के नाम से पुकारे जाने वाले किसी शख्स की कोई जानकारी हुई हो? उसने फौरन इनकार में सिर हिलाया। विक्रम सिंह कुछ क्षण सोचता रहा और फिर पट्टाक्षेप सा करता हुआ बोला, मिसेस मारिया, अपने दिमाग पर जोर दीजिएगा। कोई नई बात याद आए तो फौरन पुलिस को फ़ोन कीजिएगा। पुलिस का नंबर मालूम है ना आपको? हाँ, मालूम है। 100 डायल करना होता है पुलिस के लिए। गुड। वे जीप में आकर सवार हुए तो सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना बोला, ये लड़की का स्कूल तलाश करना तो घड़ी वाले की दुकान तलाश करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। घड़ी वाले की दुकान का कम से कम नाम तो मालूम था। स्कूल का तो हमें नाम भी नहीं मालूम। ऊपर से प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल तो घर घर गली गली चलते हैं। स्कूलों के लिए सारे शहर की खाक छान चुकने के बावजूद ये गारंटी नहीं की जा सकती कि उस सुधा अरोड़ा नाम का स्कूल टीचर के लिए हर स्कूल से पूछताछ की जा चुकी है। तुम ठीक कह रहे हो, विक्रम सिंह बोला। उस नामुराद औरत ने उसका विशालगढ़ का पता नोट किया होता तो बात ज़्यादा आसानी से बन सकती थी। साहब, 10 साल बाद उसके विशालगढ़ में भी मिलने की क्या गारंटी है? शादी करा के क्या पता कहाँ चली गई हो वो वहाँ से। तुम ठीक कह रहे हो। विक्रम सिंह एक क्षण ठिठका और फिर बोला, मुमकिन है आज की तारीख में वो हमारे जेंटलमैन किलर की ही बीवी हो। साहब, ये ज़रूरी तो नहीं कि हमारा जेंटलमैन किलर ही काले नाम का वो आदमी हो जिसे कि सुधा अरोड़ा नामक लड़की ने सन 75 में वो घड़ी उपहार स्वरूप दी हो। मुमकिन है वो घड़ी उसने अपने किसी शिकार की कलाई से उतारी हो। आखिर ज़रूरी तो नहीं कि उसकी हर करतूत हमारी जानकारी में आई हो। कुछ लोग ऐसी रिपोर्ट थाने में लिखवाने की जहमत नहीं गवारा करते। फिर भी वो घड़ी उसके किसी शिकार की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब तक बटमारी के जितने केस हमारे सामने आए हैं उसमें घड़ी किसी भी शिकार की नहीं उतारी गई। उसने हमेशा नकदी और जेवर ही झपटे हैं। घड़ी की तरफ उसकी तवज्जो होती तो अब तक वो दर्जन भर घड़ियाँ उतार चुका होता। उस निशा कोहली के कैप्टन बॉयफ्रेंड ने तो राड़ो की कम से कम 5,000 रुपये कीमत की घड़ी पहनी हुई थी। ऐसा क्यों? ज़रूर घड़ी को कैश करने का कोई जरिया उसके पास नहीं होगा, इसलिए वो घड़ी उतारने को अपने लिए जहमत मानता होगा। घड़ी तो आखिर घड़ी के तौर पर ही बिकेगी, जबकि जेवरात को तो गलाकर सोने में तब्दील किया जा सकता है। घड़ी कभी भी पहचानी जा सकती है, परंतु गल जाने के बाद जेवर का क्या पहचाना जाता है? आप ठीक कह रहे हैं। अगले रोज़ के तमाम अखबारों में जेंटलमैन किलर की विस्तृत न्यूज़ के साथ आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई उसकी तस्वीर छपी। मृतपुष्प पर छपी उस न्यूज़ में पब्लिक को चेतावनी दी गई कि वो आदमी खतरनाक था। प्रेमी युगल जोड़ियों को राय दी गई कि वे रात के अंधेरे में तन्हा जगहों पर अपने वाहन पार्क ना करें और लवर्स लेन के नाम से जानी जाने वाली समुद्र तट के करीब की सड़क कार्टर रोड से तो खास परहेज रखें, जहाँ की 6 में से 3 वारदात हुई थी। उस न्यूज़ के छपने का पहले तो नतीजा वही हुआ जो कि अपेक्षित था। जेंटलमैन किलर की कारगुजारियाँ फौरन बंद हो गई। फिर भी अगला पूरा हफ्ता पुलिस ने गश्त का अपना प्रोग्राम बदस्तूर चालू रखा। गश्त के दौरान पुलिस ने नोट किया कि तन्हा स्थानों पर प्रेमी जोड़ों के वाहन खड़े मिलने एकाएक बंद हो गए थे। कभी कभार कोई ऐसा जोड़ा खड़ा मिल जाता था जिसने कि अखबार में छपी पुलिस की विज्ञप्ति नहीं पड़ी होती थी, तो पुलिस वाले बड़ी नम्रता से वैसी जगह गाड़ी ना खड़ी करने की राय के साथ उन्हें वहां से चलता कर देते थे। और एक हफ्ते बाद गश्त के सिलसिले को वक्त की बर्बादी मानकर बंद कर दिया गया। उस दौरान सुधा अरोड़ा को तलाश करने की पुलिस की हर कोशिश बेकार गई। एक पखवाड़ा और अमन शांति से गुजर गया तो यही माना गया कि जेंटलमैन किलर के बारे में अखबार में खबर छपवाना पुलिस का अच्छा कदम साबित हुआ था। यानी कि उस खबर के व्यापक प्रकाशन ने जेंटलमैन किलर को भयभीत कर दिया था और उसने अपनी कारगुजारियों से हाथ खींच लिया था। कितनी गलतफहमी थी वो हर किसी को। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने कमरे में बैठा था कि सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना वहां पहुंचा। विक्रम सिंह ने सिर उठाया। कंट्रोल रूम में अभी अभी एक वारदात की खबर आई है जिसकी एक बात आपकी दिलचस्पी का बायस हो सकती है। क्या वारदात हुई है?
विक्रम सिंह भाविन स्वर में बोला। डकैती और खून? कहाँ? मुगल बाग के इलाके में, चर्च रोड पर किसी ने एक औरत को लूटने की क्रिया में उसे गोली मार दी है। इसमें मेरी दिलचस्पी की कौन सी बात है? घटनास्थल पर उपलब्ध लेखराज नाम के एक चश्मदीद गवाह का हत्यारे के हुलिये की बाबत बयान। लेखराज ने हत्यारे को देखा था? जी हाँ, बकौल लेखराज हत्यारा कोई 35 साल का अच्छी तंदुरुस्ती वाला आदमी था। उसका कद कोई 5.5 फुट के करीब था और वो अपने चेहरे पर एक मोटे काले फ्रेम वाला चश्मा लगाए था। चेहरे के हाव भाव से वो बहुत शरीफ और खुशमिजाज लगता था। और क्या साहब, ये हुलिया सुनकर आपको किसी की याद नहीं आई? किसकी? हमारे जेंटलमैन किलर की। विक्रम सिंह संभल कर कुर्सी पर बैठ गया। जरा हुलिया फिर बयान करो तो, वो बोला। राजीव ने किया। ये हुलिया तो, विक्रम सिंह बोला, राजनगर की आधी से ज्यादा एडल्ट मेल आबादी का हो सकता है। दुरुस्त, लेकिन साथ ही जेंटलमैन किलर का भी हो सकता है साहब। विक्रम सिंह सोचने लगा। तभी एक दीवार पर टंगी घड़ियाल ने 10 बजाए। ये भी उसके साथ एक अजीब इत्तेफाक था कि उसकी दिलचस्पी का बायस केस हमेशा उसके घर जाने के वक्त ही आता था। चलो, वो उठता हुआ बोला। मुगल बाग में चर्च रोड पर पुलिस का लाव लश्कर उन्होंने पहले से ही पहुंचा हुआ पाया। घटनास्थल पर इलाके के लोगों की मोटी भीड़ जमा थी, जिसे कि पुलिस वाले बहुत मुश्किल से घटनास्थल से परे परे रख पा रहे थे। एक खटारा से फिएट एक इमारत के ड्राइववे में खड़ी थी और उसके करीब लॉन की घास पर एक सफेद चादर से ढकी एक मानव आकृति पड़ी थी। उसको वहां पहुंचा देखते ही फ्लाइंग स्क्वाड के साथ आया सब इंस्पेक्टर आनंद राम उसके करीब पहुंचा। विक्रम सिंह ने उसका और वहां मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों का सैल्यूट लिया। फिर सबसे पहले उसने हथप्राण का मुआयना किया। हथप्राण एक कोई 50 साल की कटे बालों वाली दुबली पतली औरत निकली। उसकी छाती में बने 2 सुराख उसके 2 बार शूट किया गया होने की चुगली कर रहे थे। मरने वाली का नाम छाया देवी है, अनंत राम बोला। इसी इमारत में रहती थी वो। कत्ल यहीं हुआ था? जी हाँ, मैंने किसी लेखराज नाम के चश्मदीद गवाह का जिक्र सुना था। वो इनका नाम है। अनंत राम ने पुलिसकर्मियों के समीप खड़े एक गंजे व्यक्ति की तरफ संकेत किया। जरा आगे आइए जनाब। वो विक्रम सिंह के करीब आया। विक्रम सिंह के इशारे पर लाश को फिर ढक दिया गया तो वो लेखराज से संबोधित हुआ। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, लेखराज बोला। छाया देवी के बिल्कुल पड़ोस में, उस बगल वाले मकान में। मैंने सब कुछ देखा था इंस्पेक्टर साहब। कितना हौलनाक हादसा था। लेखराज के शरीर ने एक झुरझुरी ली। क्या हाल हो गया है मुल्क के कायदे कानून का। अब देखिए तो, राह चलते तो दूर, कोई अपने घर के अहाते में भी सुरक्षित नहीं। छाया देवी अपने ही ड्राइववे में कार खड़ी करके कार से उतरी थी कि ये कांड हो गया। आपने हत्यारे को छाया देवी पर गोली चलाते देखा था? जी नहीं। नहीं? विक्रम सिंह सकपकाया। मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। तब मैं अपने घर के बरामदे में खड़ा था और मुझे साफ मालूम पड़ा था कि गोली की आवाज़ छाया देवी के मकान की तरफ से आई थी। आप देख ही रहे हैं कि हम दोनों के मकानों की बाउंड्री वॉल मिलती है। गोली की आवाज़ सुनते ही मैं दौड़कर अपने अहाते में आया था और बीच की दीवार के करीब पहुंचा था। तब मैंने हत्यारे को छाया देवी का हैंडबैग झपटते और फिर यहाँ से भागते देखा था। साफ देखा था? एकदम साफ देखा था। मैंने बड़ी बारीकी से हत्यारे का हुलिया आपके महकमे के लोगों को बताया है। आप कहते हैं कि आपने हत्यारे को हैंडबैग झपटकर भागते देखा था। मुझे तो बताया गया है कि वो यहाँ से कार पर फरार हुआ था। आपको ठीक बताया गया है। दरअसल वो कार तक भागकर गया था। उसकी कार यहाँ से थोड़ी दूर एक गली की नुक्कड़ पर खड़ी थी। आपने कार भी देखी थी? वो एक नीली फिएट थी। मैंने उसका नंबर तक नोट किया था, जो कि मैंने फ़ोन पर ही आप लोगों को बता दिया था। कार पर वो किधर भागा था? यहाँ से वो सीधा जाकर दाएं मुड़ गया था। उसके बाद भगवान जाने किधर गया था वो। साहब, अनंतराम बोला, उस कार को सीज करने के लिए उसका हुलिया और नंबर वायरलेस पर ब्रॉडकास्ट करा दिया गया है। कार शर्तिया पकड़ी जाएगी। गुड, विक्रम सिंह बोला। लेखराज जी, वारदात के बाद हत्यारा तो यहाँ से बहुत तेजी से भागा होगा। जी हाँ, लेखराज बोला, बहुत तेज भागा था वो। आपसे परे भागते वक्त आपकी तरफ उसकी पीठ भी रही होगी। दुरुस्त। फिर आपने इतनी अच्छी तरह से उसकी सूरत कैसे देख ली? वो मैंने बाद में देखी थी। उसके भागते वक्त तो मैंने उसका कदकाठ और पोशाक ही नोट की थी। बाद में कब देखी थी? जब वो अपनी कार में सवार हो रहा था। उसके अपनी कार का दरवाज़ा खोलते ही कार की डोम लाइट जल उठी थी। उस रोशनी में मैंने साफ साफ ही उसकी सूरत देखी थी। तौबा, लेखराज के शरीर ने फिर झुरझुरी ली। सूरत से कितना जेंटलमैन लगता था वो। हत्या कर चुकने के बावजूद सूरत से हत्यारा नहीं लगता था वो। आप उसे दोबारा देखेंगे तो पहचान लेंगे, फौरन, गोली की तरह। कोई 1 महीना पहले अखबारों में जेंटलमैन किलर से सावधान शीर्षक से एक न्यूज़ छपी थी, जिसके साथ वैसे ही हुलिये वाले एक आदमी की तस्वीर छपी थी, जैसा कि छाया देवी के कातिल का था। आपने वो तस्वीर देखी थी? जी नहीं, मुझे अखबार पढ़ने का शौक नहीं। वो तस्वीर टेलीविज़न पर भी दिखाई गई थी। मुझे ध्यान नहीं। आप कल पुलिस हेडक्वार्टर तशरीफ ला सकते हैं। वो किस लिए? वहाँ आपसे बम है उस तस्वीर के जिसका मैंने अभी जिक्र किया है।
आपको कुछ नॉन क्रिमिनल्स की तस्वीरें दिखाई जाएंगी। उसमें से आपको छाया देवी के हत्यारे की शिनाख्त करनी होगी। इस काम के लिए तो मैं ज़रूर आऊँगा। शुक्रिया। अब छाया देवी के बारे में कुछ बताइए। मालूम हुआ कि छाया देवी की सारी उम्र उसी घर में गुजरी थी। शादी उसने नहीं की थी, लेकिन उसके माँ बाप उसके लिए काफ़ी नकद रुपया और ज़मीन जायदाद छोड़कर मरे थे। पिछले कोई 8 सालों में वो वहाँ अपनी माँ के साथ रह रही थी, लेकिन पिछले साल उसकी माँ भी मर गई थी। उसने आगे बताया कि वो लड़कियों की एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। रात को घर में लेट वो अक्सर आती थी? विक्रम सिंह ने पूछा। जी हाँ, लेखराज ने बताया। स्कूल से तो वो 2 बजे लौट आती थी, फिर शाम 5 या 6 बजे वो दोबारा निकलती थी और साधारणतया 9 और 11 के बीच वापस लौटती थी। रात का खाना वो बाहर से ही खाकर आती थी। मुझे लगता है छाया देवी की शाम की रूटीन नोट करने के लिए हत्यारा पहले कुछ दिनों से वॉच करता रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा हुआ हो सकता है। यानी कि छाया देवी पैसे वाली महिला थी। जी हाँ, फिर तो उनके हैंडबैग में काफ़ी माल पानी रहा होगा। अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो कभी उसके हैंडबैग में झांका नहीं था। वो पैसे वाली महिला थी, कार रखती थी, शाम को तफरीह के लिए स्पेशल निकला करती थी। ऐसे लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए साथ में कोई मोटी रकम तो रखती ही होंगी वो। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की मोटी रकम भी कोई ज़्यादा मोटी तो नहीं होंगी। शाम को घर से निकलते वक्त वो हैंडबैग में 1000-2000 रुपया डाल लेती होंगी। 100-50 हज़ार की रकम हैंडबैग में रखकर तो कोई शाम को तफरीह के लिए निकलता नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, इस लिहाज से तो किसी मामूली रकम के लिए ही बेचारी की जान गई होगी। छाया देवी, लेखराज आगे को झुककर तनिक रहस्यपूर्ण स्वर में बोला, बहुत कंजूस थी। काला पैसा नहीं छोड़ती थी वो आंटी का। मुझे तो लगता है उसकी इस आदत ने ही उसकी जान ली थी। धमकी से अपना हैंडबैग वो नहीं छोड़ रही होगी तो हत्यारे ने उसे शूट कर दिया होगा। उसे हैंडबैग ले जाने देती तो फिर भला खून खराबे की नौबत क्यों आती। कोई बड़ी बात नहीं कि अपना माल बचाने के लिए वो हत्यारे पर झपट भी पड़ी हो। उसने एक अफसोसनाक निगाह लाश की दिशा में डाली। क्या फ़ायदा हुआ माया के ऐसे मोह का। साथ कुछ ले जा ना सकी और पीछे कोई वारिस भी नहीं जो उसकी दौलत का अधिकारी बन सके। कैसी विडंबना है भाग्य की। रुपए बचाने के लिए तो जान दे दी अपनी, और जो पीछे छोड़ा वो वैसे ही काले चोर को गया। उसी क्षण सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना वहां पहुंचा। रेडियो फोन पर खबर आई है, वो बोला, नीली फिएट मिल गई है। कहाँ मिली? विक्रम सिंह ने पूछा। यहाँ से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर जो मार्केट है उसकी पार्किंग में खड़ी थी। साहब देख लीजिएगा, कार चोरी की निकलेगी। उस पर से फिंगरप्रिंट उठवाने का इंतजाम किया? जी हाँ, इंतजाम कर दिया गया है और मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से कार के मालिक की बाबत जानने की कोशिश की जा रही है। गुड। फिर अड़ोस पड़ोस से पूछताछ शुरू हुई। उस पूछताछ का नतीजा 0 निकला। कोई ऐसा शख्स भी ना मिला जिसने हत्यारे को देखने की तो दूर गोली चलने की आवाज़ सुनी होने तक हामी भरी हो। हत्यारे द्वारा ड्राइव की गई नीली फिएट को फिंगरप्रिंट्स के लिए चेक किया गया तो मालूम हुआ कि उस पर से तमाम फिंगरप्रिंट्स बड़ी सावधानी से पोंछ दिए गए थे। कहीं से कोई मामूली सा भी फिंगरप्रिंट न उठाया जा सका। फिर विक्रम सिंह को एक बात सूझी। कार की ड्राइविंग सीट पर एडजस्टेबल थी, उसमें एक सिकंजा लगा हुआ था जो सीट के पहलू में निकली एक मोड के द्वारा संचालित होता था और जिसे चलाकर ड्राइवर की सुविधा अनुसार सीट को आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता था। कार क्योंकि चोरी की थी इसलिए हो सकता था कि चोर को अपने कद काट के मुताबिक सीट को थोड़ा बहुत आगे करना पड़ा हो। बाद में चोर के ये भूल जाने की पूरी संभावना थी कि मोड की सहायता से उसने ड्राइविंग सीट की एडजस्टमेंट की थी। उस मोड पर से एक निहायत साफ सुथरा अंगूठे का निशान बरामद हुआ। अगले रोज तक ये भी मालूम हो गया कि कार वाकई चोरी की थी और लिटन रोड की पुलिस चौकी में उसकी रिपोर्ट भी दर्ज थी। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला वहां की एक फर्नीचर शॉप का मालिक प्रकाशदेव सबरवाल था। मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में भी कार के मालिक का वही नाम लिखा हुआ था। सबरवाल फर्नीचर शॉप के ऊपर ही रहता था और कार को वो हमेशा अपनी बंद दुकान के सामने खड़ा किया करता था। उसे सुबह ही मालूम हुआ था कि कार वहां से गायब थी। उसने फौरन पुलिस चौकी में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। दोपहर को विक्रम सिंह की मौजूदगी में लेखराज हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां उसे पहले नॉन क्रिमिनल्स की तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन उसने बेहिचक कह दिया कि छाया देवी का हत्यारा उसमें से नहीं था। फिर उसे अखबार में छपी हत्यारे के आर्टिस्ट द्वारा बनाई तस्वीर दिखाई गई। लेखराज उसके प्रति भी संदिग्ध था, लेकिन इतना उसने जरूर कहा कि वो आदमी छाया देवी का हत्यारा हो सकता था। अंदाज से सुनी सुनाई जानकारी के दम पर बनाई गई उस तस्वीर से पुलिस को इससे ज़्यादा कोई उम्मीद थी भी नहीं। फिर लेखराज से पूछा गया कि तस्वीर में क्या क्या तब्दीलियां होती तो वह एन छाया देवी के हत्यारे जैसी लग सकती थी। उसने जो तब्दीलियां बताई वे आर्टिस्ट ने की, लेकिन लेखराज को फिर भी वो तस्वीर एन हत्यारे की सूरत से मिलती जुलती ना लगी। फिर छाया देवी की लाश से निकाली गई गोलियों का उस गोली से मिलान करवाया गया जिससे निशा कोहली नामक युवती घायल हुई थी। गोलियां हूबहू मिलती पाई गई, यानी कि वे सब 48 कैलिबर की एक ही पिस्तौल से चलाई गई थी। उस जांच से एक बात निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई। जेंटलमैन किलर एक मास की खामोशी के बाद फिर सक्रिय हो उठा था, यानी कि उसने केवल अपनी कार्य प्रणाली बदल ली थी।
प्रेमी युगल जोड़ियों का पीछा छोड़कर अब वो ऐसे धनाढ्य लोगों को अपना शिकार बना रहा था जो रात को तन्हा विचरने के आदी थे। अपनी पहली कार्यप्रणाली जरूर उसे अखबारों में छपी अपने खिलाफ चेतावनी की वजह से छोड़नी पड़ी थी। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से प्रेरित होकर विक्रम सिंह ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से अनुरोध किया कि वो जेंटलमैन किलर के सबसे पहले शिकार राजेश गुप्ता के बटुए से उठाए गए इकलौते स्पष्ट प्रिंट का नीली सीट की ड्राइविंग सीट एडजस्ट करने वाले लीवर की मूठ पर से उठाए गए प्रिंट से मिलान करे। दोनों निशान मिलते न पाए गए, लेकिन उससे विक्रम सिंह हतोत्साहित न हुआ। न मिलते हुए भी दोनों निशान हत्यारे के ही हो सकते थे। दोनों अंगूठे के निशान थे और एक दाएं अंगूठे का और दूसरे बाएं अंगूठे का निशान हो सकता था। मूठ वाले निशान के बाएं अंगूठे के होने की संभावना थी क्योंकि मूठ ड्राइविंग सीट की बाईं तरफ थी। उस लिहाज से बटुए वाला निशान दाएं अंगूठे का हो सकता था। उस वारदात की तफ्तीश उससे और आगे न बढ़ सकी। अगले सप्ताह में 3 और तन्हा स्त्रियों को मुगल बाग के इलाके में छायादेवी वाले स्टाइल में लूटा गया। तीनों बार आतताई का जो हुलिया सामने आया वो जेंटलमैन किलर से मिलता था। चारों नई प्रकार की वारदातें मुगल बाग के ही इलाके में हुई थी। इस तथ्य से प्रेरित होकर विक्रम सिंह ने जेंटलमैन किलर को गिरफ्तार करने की एक योजना बनाई। अपनी वो योजना एसपी के सामने रखने की खातिर वो उससे मिला। साहब, विक्रम सिंह बोला, इस जेंटलमैन किलर को गिरफ्तार करने की मेरे जहन में एक योजना है। क्या? एसपी उत्साहहीन स्वर में बोला। साहब, यह बात तो अब निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुकी है कि मुगलबाग के इलाके वाले मौजूदा 4 वाकयात के पीछे भी जेंटलमैन किलर का ही हाथ है, यानी कि उसने सिर्फ अपनी कार्यप्रणाली बदल ली है। ये तो बच्चा भी समझ सकता है। नई वारदातों में भी एक बात पहले की तरह एकदम स्पष्ट रूप से सामने आई है कि अपनी करतूत को अंजाम देने का उसका एक ही नापातुला तरीका है, जिस पर कि वो बिना किसी रद्दोबदल के अमल करता है। जिस तरह पहले उसकी शिकार प्रेमी युगल जोड़ियां ही होती थी, उसी प्रकार इस बार उसकी शिकार ऐसी धनाढ्य महिलाएं होती हैं जो अपनी कार खुद ड्राइव करती हैं और कार में जिसके साथ कोई नहीं होता। ऐसी महिलाएं मुगलबाग के आधुनिक और धनाढ्य इलाके में बहुतायत में पाई जाती हैं। इसलिए अपने कार्यक्षेत्र के तौर पर उसने उस इलाके को चुना है। वो चोरी की कार पर अपने ऐसे शिकार के पीछे लग जाता है और पिस्तौल लेकर तब उसके करीब पहुंचता है जबकि महिला अपने घर के सामने या घर के ड्राइववे में या कंपाउंड से कार खड़ी करके उसमें से उतरने को आमादा होती है। वो पिस्तौल दिखाकर उसे लूटता है और फिर वापस अपनी चोरी की कार में जा सवार होता है। घटनास्थल से 3-4 फरलांग परे निकल जाने के बाद वो चोरी की कार को छोड़ देता है। जहां वो चोरी की कार छोड़ता है जरूर वहीं कहीं उसने अपना कोई वाहन पार्क किया होता है, जिस पर सवार होकर वो फौरन वहां से उस इलाके से कूच कर जाता है। यानी कि जब तक पुलिस को उसकी करतूत की खबर लगती है और वो घटनास्थल पर पहुंचती है, तब तक वो घटनास्थल से तो क्या मुगलबाग से ही खिसक चुका होता है। तुम्हारी योजना क्या है? एसपी तनिक उतावले स्वर में बोला। साहब, पिछली बार सारा राजनगर शहर उसका कार्यक्षेत्र था, लेकिन इस बार उसकी हरकतों का केंद्र सिर्फ मुगलबाग है, जो कि बहुत बड़ा इलाका नहीं है। यहाँ उस हत्यारे को चारा डालकर फांसना संभव हो सकता है। चारा? कैसा चारा? इस बार कार वाली अकेली धनाढ्य महिला उसे हम सप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? महकमे की कोई महिला पुलिस अधिकारी रात को अपनी कार पर अकेली घर लौटती किसी धनाढ्य महिला का रोल अदा कर सकती है। वो शख्स हत्यारा है, वो बेहिचक खून करता है। मुझे मालूम है, अपनी सहयोगी पुलिस महिला की सुरक्षा का हम मुकम्मल इंतजाम कर सकते हैं। कैसे? जिस रूट से वो गुजरेगी उस पर जगह जगह पुलिस रेडियो कार तैनात कर दी जाएंगी। अगर जेंटलमैन किलर ने उसे पिक किया तो वो जिस पुलिस कार के करीब से गुजरेगी एक पूर्व निर्धारित ढंग से डिपर मारकर वो उसे इस बात का संकेत दे देगी। लेकिन कार में तो वो अकेली ही होगी। इंस्पेक्टर, जरा सी गड़बड़ हो जाने पर बेचारी का खून हो सकता है। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। कैसे? वो कार में अकेली नहीं होगी। वो कार में अकेली नहीं होगी तो हत्यारा उसके पास नहीं फटकेगा। हत्यारे को अकेली ही दिखाई देगी, जबकि पुलिस महिला के साथ कार में मैं भी मौजूद होऊंगा। तुम? जी हाँ, कार की पिछली और अगली सीट के बीच की जगह में कार के फर्श पर। हत्यारा अपनी कार में से झांकने पर मुझे वहां नहीं देख सकेगा। उसके बाद दोनों में योजना पर एक लंबी बहस चली, जिसमें कि योजना को खूब ठोका बजाया गया। ठीक है, अंत में एसपी बोला, मैं एक शर्त पर इस योजना पर अमल करने की इजाजत दे सकता हूँ। वो क्या? विक्रम सिंह ने सशंक स्वर में पूछा। अगर पुलिस महिला को कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझे मंजूर है, उसका बाल भी माँ का नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। और ये बात मुझे आईजी साहब के कान में भी डालनी होगी। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मना। लेकिन आईजी ने मना ना किया। वो एसपी जैसा खुंदकी नहीं था। उसने उसकी स्कीम को पसंद किया और बेहिचक उसे ओके कर दिया। मछली फांसने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक जसपाल कौर नाम की महिला सब इंस्पेक्टर को चुना गया, जो कि थोड़ी हील हुज्जत के बाद विक्रम सिंह के व्यक्तिगत आश्वासन पर उस काम के लिए तैयार हो गई। उसको खूब अच्छी तरह से समझा दिया गया कि क्या ड्रामा रचा जाना था, उस ड्रामे में उसका रोल क्या था।
फिर उसके लिए एक कार का इंतजाम किया गया। एसपी चाहता था कि वो कार वायरलेस रेडियो वाली हो, लेकिन विक्रम सिंह ने वो बात न मानी। कार में लगे वायरलेस सेट या उसके रिसीवर पर हत्यारे की नज़र पड़ सकती थी और वो उसी वजह से कार के करीब ही फटकने से परहेज कर सकता था। उस नाटक के लिए 9 से 12 बजे तक का वक्त चुना गया और बहुत सोच विचार के बाद मुगल बाग का वो रूट निर्धारित किया गया जिस पर जसपाल कौर ने हर रात कार लेकर तब तक विचरना था जब तक कि अपने शिकार के तौर पर हत्यारा उसे पिक न कर लेता। उस रूट पर 3 पॉइंट पुलिस की 3 कारों को तैनात करने के लिए चुने गए। हर कार में 3-3 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए, जिसमें से एक का हथियारबंद होना काफ़ी माना गया। जसपाल कौर को समझा दिया गया कि पुलिस की कारें कहाँ कहाँ थी, उसने किस रफ्तार से कार चलानी थी और हत्यारे द्वारा उसे पिक कर लिए जाने के बाद कार की हेडलाइट्स को डिपर मारकर कैसे उसने उन तीनों कारों में से जिसके पास से वो गुजरती उसे संकेत देना था। फिर उसने कार को किसी शांत गली में ले आना था। किसी अंधेरी इमारत के सामने कार को यूं खड़ी करना था जैसे वो घर पहुंच गई हो। फिर हत्यारे के अगले कदम की प्रतीक्षा करनी थी। पुलिस की तीनों कारों में वायरलेस के आपसी संबंध की स्थापना कर दी गई ताकि अगर एक कार को जसपाल कौर का सिग्नल मिले तो वो बाकी दोनों कारों को फौरन आगाह कर दे। 2 दिन में सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। तीसरे दिन शनिवार रात 8:45 बजे 4 कारों का काफिला मुगल बाग की तरफ रवाना हुआ। विक्रम सिंह जसपाल कौर को मिली कार की पिछली सीट के सामने की जगह में फर्श पर बड़ी असुविधापूर्ण स्थिति में अपने बाएं पहलू के बल लेटा हुआ था। उसके घुटने मुड़कर उसकी छाती से लगे हुए थे और उसका सिर उसकी बाईं बांह पर टिका हुआ था। अपनी सर्विस रिवॉल्वर उसने तब भी अपने दाएं हाथ में ले रखी थी क्योंकि एकाएक जरूरत पड़ने पर उसे जेब से निकालने में वक्त लग सकता था। कुछ ना होने की स्थिति में पूरे 3 घंटे उसे उसी कष्टदायक मुद्रा में रहना पड़ सकता था और ऊपर से वो कोई एक ही दिन का मामला नहीं था। कभी कार को कोई झटका लगता था तो उसका सारा जिस्म झंझना जाता था और उसे जसपाल कौर को कार एहतियात से चलाने की ताकीद करनी पड़ती थी। 2 ही घंटे में उसके कस्बल इस हद तक निकल गए कि हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। जसपाल, फिर उसने फरियाद की, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको कहीं, मेरी तो ऐसी तैसी फिर गई। तब तक निर्धारित रूट पर जसपाल कौर का चौथा चक्कर चल रहा था। अच्छा, वो बोली। उसने कार की रफ्तार घटाई लेकिन फौरन ही उसे फिर तेज कर दिया। क्या हुआ? विक्रम सिंह ने पूछा। एक सफ़ेद एम्बेसडर, जसपाल कौर दबे स्वर में बोली, पीछे लग रही मालूम होती है। हम कहाँ हैं? सेक्टर 2 में। तीनों कारों की रूट पर पोजीशनों को सेक्टर 1, 2 और 3 का नाम दे दिया गया हुआ था। अभी गाड़ी इसी रफ्तार से चलाती रहो और देखो कि वो पीछा छोड़ता है या नहीं। ठीक है। और सेक्टर 2 की कार को सिग्नल देना ना भूलना। नहीं भूलूंगी। कार सड़क पर दौड़ती रही। वो अभी भी पीछे है? विक्रम सिंह ने व्यग्र भाव से पूछा। हाँ, जसपाल कौर बोली, और अब उसके पीछे हमारी सेक्टर 2 वाली कार भी है। अब हम सेक्टर 3 वाली कार के करीब पहुंचने वाले हैं। तुम्हें रियर व्यू मिरर में एम्बेसडर के ड्राइवर की शकल सूरत का कोई अंदाजा हो रहा है? ना, कुछ पता नहीं लग रहा। कार में अकेला है वो? हाँ, लगता तो अकेला ही है। वैसे आपकी तरह उस कार में भी कोई छुपा बैठा हो तो बात दूसरी है। अब कार को कहीं रोको। अच्छा। थोड़ी देर के बाद कार रुकी। उसने भी कार रोक दी है। जसपाल कौर फुसफुसाई, लेकिन वो कार से निकल नहीं रहा, चुपचाप बैठा है ड्राइविंग सीट पर। कोई बात नहीं, हमारी कोई और कार तुम्हें दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है। वे एम्बेसडर से 50-60 गज पीछे हैं। एम्बेसडर वाले को उनकी मौजूदगी का आभास है? लगता तो नहीं। अपने पीछे सड़क की तरफ तो उसकी कतई कोई तवज्जो नहीं मालूम होती। 5 मिनट गुजर गए लेकिन कुछ न हुआ। शायद, जसपाल कौर बोली, वो मेरे कार में से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। करने दो, देखते हैं कब तक इंतजार करता है। 2 मिनट और गुजरे। वो कार में से निकल रहा है। एकाएक जसपाल कौर बोली, वो इधर आ रहा है। उसके पीछे हमारी कारों में से भी लोग निकल पड़े हैं। विक्रम सिंह ने संभल कर रिवॉल्वर मजबूती से थाम ली और खाली हाथ आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल उमेटा और उसे चौखट से आज़ाद कर दिया। अब एक ही धक्के से दरवाज़ा खुल जाता और पलक झपकते ही वो कार से बाहर होता। वो हमारी कार से 15 कदम दूर है, जसपाल कौर बोली। अब 10। अब तभी विक्रम सिंह के कानों में एक हिचकिचाई सी मर्दानी आवाज़ पड़ी। क्या बात है मैडम, किसी मदद की ज़रूरत हो तो? विक्रम सिंह ने भड़ाक से कार का दरवाज़ा खोला और बाहर छलांग लगा दी। खबरदार, वो कहर भरे स्वर में बोला, हिले तो शूट कर दूंगा। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नॉवल का चौथा पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।